अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बीकॉम के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं 24 मई से और इस वीडियो में आज मैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान का पेपर डिस्कस करूंगा। बीकॉम पार्ट 2 का ये सब्जेक्ट है, 100 मार्क्स का पेपर आता है। 5 सवाल आपको करने होते हैं आउट ऑफ 9 और 10 क्वेश्चंस। तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो गेस्ट पेपर मैं डिस्कस करने लगा हूँ उसका लिंक मौजूद है। अगर आप ये गेस्ट पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लिंक को क्लिक करें और गेस्ट पेपर को डाउनलोड कर लें। इस वीडियो को बनाने का मकसद गेस्ट पेपर को डिस्कस करना है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन से हैं और पेपर की टेक्निक क्या होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान को हम याद कैसे करें और पेपर किस तरह से इसका करें, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। अगर आपका बीकॉम पार्ट 1 का इकोनॉमिक्स का भी पेपर रहता है या आप पार्ट 1 के स्टूडेंट हैं तो बीकॉम पार्ट 1 के इकोनॉमिक्स के गेस्ट पेपर की वीडियो में इससे पहले डाल चुका हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द गेस्ट पेपर ऑफ इकोनॉमिक्स, जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो एंड यू मे वॉच द इकोनॉमिक्स गेस्ट पेपर वीडियो एंड वहाँ से डाउनलोड भी आप कर सकते हैं पेपर को। तो हम चलते हैं अपने गेस्ट पेपर की तरफ। डाउनलोड अगर आपने कर लिया तो आप ज़रूर इस वीडियो के साथ साथ गेस्ट पेपर को देखते रहें। मैंने अपना गेस्ट पेपर जो है वो जो एक ट्रेडिशनल गेस्ट पेपर होता है जिसमें आपको एक क्वेश्चंस की लिस्ट होती है, उससे थोड़ा हट कर मैंने बनाया है। मैंने अपने गेस्ट पेपर में कैटेगराइज कर दिया टॉपिक्स को। वैसे तो अगर आप किसी भी बुक में देखेंगे तो मोर देन 20 टॉपिक्स आपको मिलेंगे, लेकिन मैंने कोई 6 या 7 इसके अंदर जो है ना कैटेगरीज बनाई हैं जिनके अंदर से आपको क्वेश्चंस याद करने हैं। अगर आप उन कैटेगरीज में मौजूद क्वेश्चंस याद कर लेते हैं तो आप इजीली अपना पेपर कर सकते हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी मेरा यही सजेशन है कि इसको हर कैटेगरी को अलग अलग याद करें। जैसे अभी आप गेस्ट पेपर अगर आप देखें तो एग्रीकल्चर की कैटेगरी है सबसे पहले, ठीक है ना। एग्रीकल्चर है, इंडस्ट्री है, इन्वेस्टमेंट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान है और इंटरनेशनल ट्रेड है और उसके बाद शॉर्ट नोट्स हैं। उर्दू में भी ये गेस्ट पेपर मौजूद है, इंग्लिश उर्दू दोनों में मौजूद है ये गेस्ट पेपर, तो दोनों के लिए इक्वली यूज़फुल है। उर्दू में ज़राअत है, सनात, सरमायाकारी, पाकिस्तान की माशी तरक्की और अहम नोट हैं और पाकिस्तान की माशी तरक्की है। इसके अलावा बैनुल अक़वामी तिजारत है और अहम नोट है। स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री सबसे जो इम्पोर्टेंट जो सेक्शन है वो है एग्रीकल्चर सेक्शन। इसमें आपने कोई 5 या 6 सवाल याद करने। हो सकता है ये एग्रीकल्चर जो कैटेगरी है ये बुक के अंदर 2 से 3 उस पर डिपेंड 2 से 3 जो है ना चैप्टर्स हों इसके, तो ये मिलाकर एक कैटेगरी हो सकती है। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस आपको एग्रीकल्चर के एक चैप्टर में मिले और कुछ क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर के पार्ट के दूसरे किसी चैप्टर में मिले। अगर मैं गिनने चुनने सवाल बता दूँ, एग्रीकल्चर सेक्टर की इंपॉर्टेंस बतानी है, पाकिस्तान की इकोनॉमी में क्या इंपॉर्टेंस है। आपको अच्छी तरह पता है कि हमारी 70% जो आबादी है वो देहातों में रहती है। हम स्कूल लाइफ से पढ़ते रहे हैं और हमारी जो है ना एक बहुत बड़े आबादी का एक बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो एग्रीकल्चर से वाबस्ता है। इवन कि आपकी जो इंडस्ट्री है जो वो भी बहुत बड़ी हद तक डिपेंड करती है एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स पे। जैसे अब ब्रेड बनाती है कोई कंपनी या बिस्किट बनाती है या कोई भी खाने पीने की चीज़ बनाती है, उसमें जो है वो फ्लोर यूज़ होता है, उसमें जो है वो कॉर्न यूज़ होता है। तो ऑल दीज थिंग्स का, जैसे गारमेंट्स है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी, वो आपकी कॉटन पे उस पर डिपेंड करती है, कपास पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। तो ऑल दीज थिंग्स आर बेसिकली अटैच्ड टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर। इसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम्स क्या है पाकिस्तान की, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी होंगी, सोशल प्रॉब्लम्स भी होंगी और उनका क्या सोल्यूशन आप सजेस्ट करते हैं। व्हाट शुड गवर्नमेंट डू टू रिजॉल्व सच प्रॉब्लम्स, ये आपने याद करना है। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग होती है एक, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के पाकिस्तान में क्या मसाइल हैं और उनको कैसे हल किया जा सकता है, हाउ टू रिजॉल्व देम, ये भी आपने याद करना है। हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है वो बड़ी हद तक टैक्स एग्जेम्प्टेड है, यानी जितने भी बड़े बड़े वडेरे हैं, चौधरी हैं, इनकी ज़मीनें हैं, ये करोड़ों रुपए की रेवेन्यू जनरेट करते हैं साल की, लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्स एग्जेम्प्टेड किया गया है काफ़ी टाइम से। इसकी बहुत सारी पॉलिटिकल रीजंस भी हैं। तो इसके क्या बेनिफिट होंगे अगर इम्पोज कर दिया जाए उन पर टैक्स, यानी अगर हम एग्रीकल्चरल सेक्टर को टैक्स नेट में लाते हैं तो उससे क्या बेनिफिट्स होंगे, ठीक है ना। ये भी एक क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, इसमें मैंने रखा है। और एग्रीकल्चरल लोन्स जो किसानों को चाहिए होता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है,
उसके क्या प्रॉब्लम्स है, किसानों को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, काश्तकारों को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड इन गेटिंग एग्रीकल्चरल लोन, ठीक है ना। इसके अलावा मशीनाइजेशन क्या है, मशीनाइजेशन का मतलब है कि एक पुराने तौर तरीक़ों को छोड़कर हम नई मशीनें इस्तेमाल करें चीज़ों को उगाने के लिए, नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें, ठीक है। जेनेटिक्स जो अब बेमौसम के फल उगाए जाते हैं तरक्की याफ्ता ममालिक में, वो उसको कैसे हम अपने मतलब उसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो बेसिकली ये भी एक क्वेश्चन है कि रोल ऑफ मशीनाइजेशन इन द एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान आपने एक्सप्लेन करना है। मशीनी काश्तकारी का क्या किरदार है पाकिस्तान की ज़राई तरक्की में, ये आपने बताना है बेसिकली। तो ये हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर के कुछ मैंने सवाल आपको जो गेस्ट पेपर रखे मैंने बता दिए। आप कितना भी सवाल अगर आप ये भी याद कर लेते, वैसे तो बुक के अंदर तो उसके कोई 40-50 क्वेश्चन बनते हैं बट मैंने उसमें से कुछ 6 सवाल आपको निकाल के दिए, तो आई होप कि आप ये याद कर लेंगे। जो सेकंड हमारा जो पोर्शन है वो है इंडस्ट्री, उर्दू में कहते हैं सनात। उर्दू वाले भी जैसे मैं इंग्लिश में बता रहा हूँ तो वो उर्दू में पेपर चूँकि मौजूद है इसके साथ ही अटैच्ड है नेक्स्ट पेज पे गेस्ट पेपर के, तो वो साथ साथ देख सकते हैं, समझ सकते हैं। इज़ देयर एनी इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस इन पाकिस्तान गिव रीज़न इन सपोर्ट, यानी पाकिस्तान में इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस क्या है, अगर है तो आपने रीज़न देनी है। आसान वर्डिंग में कि इंडस्ट्रियल सेक्टर को किन किन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, उन प्रॉब्लम्स की वजह से ही बैकवर्डनेस है ना, कि अनट्रेंड एम्प्लॉय है, अनस्किल्ड एम्प्लॉय है, और अंडर एज जो है भी एम्प्लॉयज़ हैं, यानी 18 साल से कम उम्र के भी वो काम करते हैं, और जो है वो ट्रांसपोर्टेशन इश्यूज़ हैं, और आप ओवर इन्फ्लेशनरी हमारी जो है ना सोसाइटी, जिसके जैसे रॉ मटेरियल जो इंडस्ट्रीज़ को चाहिए होता है वो एक्सपेंसिव पड़ता है, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ाना उनके लिए कॉस्ट तो बढ़ जाती है, इसकी प्राइस बढ़ाना बहुत मुश्किल होती है उसको कॉस्ट को रिकवर करने के लिए बिकॉज ऑफ द टफ कंपटीशन, ठीक है। पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं यहाँ पे पॉलिटिकल इश्यूज़ है, इकोनॉमिक इश्यूज़ है, वो आप जब बुक देखेंगे उसमें आपको मिल जाएंगे। एंड गिव सजेशंस टू रिजॉल्व दीज इश्यूज़, यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए सजेशंस दें, यानी वो प्रॉब्लम सोल्यूशन आप बताना है आपने बेसिकली, यानी इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम और देयर सोल्यूशन। इसके अलावा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ का क्या किरदार है पाकिस्तान की तरक्की में सॉरी। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ होती है जो छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो घरेलू इंडस्ट्रीज़ होती हैं, ठीक है ना, छोटी पैमाने की होती हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं और क्या पाकिस्तान की तरक्की में किरदार अदा कर रहा है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में ये रोज़गार मुहैया करता है और बड़ी इंडस्ट्रीज़ को भी सपोर्ट देता है ये, और चीप प्रोडक्ट्स होती हैं, सस्ती प्रोडक्ट्स होती हैं। उसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की इम्पोर्टेंस बतानी है, जिस तरह हमने पिछले सेक्शन में डिस्कस किया था एग्रीकल्चरल सेक्टर की इम्पोर्टेंस, यहाँ पर हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर की इंडस्ट्रीज़ की इम्पोर्टेंस बतानी है पाकिस्तान की। इसके अलावा पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल लेबर्स जो है, यानी जो वर्कर्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं, उनको किन मसाइल का सामना करना पड़ता है वो आपने बतानी है, ठीक है ना। और पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी हैं, यानी पाकिस्तान के कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आपकी जो है वो कपड़े की सनत हो गई, ठीक है ना, जो आपकी कॉटेज इंडस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, और शुगर इंडस्ट्री आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी वो की इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। पाकिस्तान इस इंडस्ट्री में बहुत आगे है, ठीक है ना, इसकी जो प्रोडक्ट्स है वो वर्ल्ड वाइड जो है ना वो एक्सपोर्ट होती है। उसके बाद जो तीसरा पोर्शन है वो इन्वेस्टमेंट का पोर्शन है, इसमें कैपिटल फॉर्मेशन। अब इन्वेस्टमेंट के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होंगे जिसको मिला के मैंने एक कैटेगरी बनाई है। इसमें आपकी जो है वो कैपिटल फॉर्मेशन आ गई। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होती है, इसकी कौन कौन सी सोर्सेज हैं, कैपिटल फॉर्मेशन पाकिस्तान में कैसे कैसे हो सकती है, और उसको प्रमोट कैसे किया जा सकता है कैपिटल फॉर्मेशन को, यानी तश्कील सरमाया को अगर उर्दू में हम कहें। फ़ॉरेन एड और फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट में क्या फ़र्क है, यानी बैरूनी सरमायाकारी और बैरूनी इमदाद में क्या फ़र्क है, ये आपने याद करना है। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट स्टेप्स गवर्नमेंट शुड टेक टू गेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट लाने के लिए पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ॉरेन रिजर्व्स की ज़रूरत है। ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट कैसे पाकिस्तान में गवर्नमेंट ला सकती है, क्या इकदाम करने चाहिए। सो यू शुड लर्न दिस क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है, लोकल इन्वेस्टमेंट और फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट दोनों की इंपॉर्टेंस बतानी है। लोकल इन्वेस्टमेंट का मतलब है हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है ना, पाकिस्तान की आवाम इन्वेस्टमेंट करती है, और जो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसकी भी आपने इंपॉर्टेंस याद करनी है। अच्छा, फ़ॉरेन एड्स
कि क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये भी आपने याद करना है। फॉरेन एड का मतलब है कोई आपको गैर मुल्की इमदाद मिल रही है, उसके फ़ायदे क्या है, उसके नुकसानात क्या हैं। कैपिटल फॉर्मेशन की प्रॉब्लम्स क्या है, पाकिस्तान में कैपिटल फॉर्मेशन में क्या मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको पेपर करने का तरीका भी बताऊंगा, तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। डेफिसिट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, खसारे की सरमायाकारी क्या होती है, ये भी आपने आमतौर पे गवर्नमेंट करती है ये इन्वेस्टमेंट। जब गवर्नमेंट को पता हो कि इसमें मुझे लॉस ही होना है, लेकिन वो आवाम की फलाह बहबूद के लिए ज़रूरी होता है करना, तो वो गवर्नमेंट करती है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो पोर्शन है, इसमें पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, यानी बट इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय पाकिस्तान, यानी इन्फ्लेशन है, पॉवर्टी है, और इसके अलावा जो है वो अनस्किल्ड एम्प्लॉयज़ हैं, ओवर पॉपुलेशन है। ये सारी आपने प्रॉब्लम्स बतानी है जो कॉमन प्रॉब्लम्स है, और उनका सोल्यूशन भी आपने सजेस्ट करना है। बेसिकली पाकिस्तान की इकोनॉमी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी पाकिस्तान की मईशत की क्या खसूसियात है, या डेवलपिंग कंट्रीज़ की मईशत की क्या, पाकिस्तान इज़ अ डेवलपिंग कंट्री तो पेपर में आ जाए डेवलपिंग कंट्रीज़ की इकोनॉमी की खसूसियात या पाकिस्तान की इकोनॉमी की खसूसियात, तो आपने सेम आंसर लिखना है। इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होती है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है पाकिस्तान के लिए, ठीक है ना। यानी माशी मनसूबाबंदी क्या होती है और उसकी क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या फ़र्क होता है, ये भी आपने बताना है, याद करना है। पाकिस्तान में इस वक्त एक्सट्रीम इन्फ्लेशन है। जो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मुझे लग रहा है वो ये कि पाकिस्तान में जो इंतहाई शदीद जो इस वक्त महंगाई है, इसकी क्या वजूहात है और उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, ये क्वेश्चन मैंने इसमें रखा है, ये आपने याद करना है। जो सेकंड लास्ट हमारा है इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब बैनुल-अक़वामी तिजारत। पाकिस्तान की मेजर इंपोर्ट और मेजर एक्सपोर्ट्स बतानी है, लिस्ट डाउन करनी है, भाई पाकिस्तान की ये मेजर इंपोर्ट है, ये मेजर एक्सपोर्ट है, और एक्सपोर्ट को प्रमोट करने के लिए सजेशंस देनी, बिकॉज एक्सपोर्ट जब बढ़ती है तो फॉरेन रिजर्व हमारे बढ़ते हैं। ज़्यादा एक्सपोर्ट जब होती है, इंपोर्ट कम होती है, तो हमारा सरप्लस आता है, ठीक है ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस में होता है। अगले के जो दो सवाल है ये तो बहुत ही आपने पहले भी शायद याद किया हूँ फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स में। डिफ्रेंशिएट बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट में फ़र्क बताएं, यानी तबादला तजारत तबादला अदायगी में फ़र्क बताएं। बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डिफरेंस होता है अमाउंट का, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है, उसमें सर्विसेज भी शामिल कर दें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है। और पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट नेगेटिव है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट की क्या रीज़न है पाकिस्तान में, और उसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, नेगेटिव बैलेंस ऑफ पेमेंट को बढ़ा कैसे सकते हैं, इसको पॉजिटिव कैसे कर सकते हैं। कुछ शॉर्ट नोट्स मैंने दिए रखे हैं, जो आपके नोट्स भी आते हैं शॉर्ट, लास्ट क्वेश्चन आता है पेपर में, तो ये मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले है फंक्शन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान या सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान। स्टेट बैंक के क्या फंक्शन है, बहुत ही सिंपल है। अगर आप बैंकिंग एंड फाइनेंस आपने ऑप्शनल लिया हुआ तो उसमें आपने सेंट्रल बैंक के फंक्शंस याद किए हुए होंगे, सेम इसी के अंदर आप उसी के फंक्शंस लिख सकते हैं। जो ऑब्वियसली ये भी स्टेट बैंक भी सेंट्रल बैंक है, ये भी सेम फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपने बतानी है, यानी आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बतानी कि ट्रांसपोर्टेशन की पाकिस्तान के लिए क्या इंपॉर्टेंस है। थोड़ा सा इसमें मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बता देना कि जी बाय लैंड, बाय सी, बाय एयर होती है, और तीनों की अलग अलग इंपॉर्टेंस आप बता दें। सोर्सेज ऑफ गवर्नमेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कहाँ से अपनी इनकम जनरेट करती है, सोर्सेज बताने, और कहाँ का एक्सपेंडिचर करती है। गवर्नमेंट के टैक्सेस एक सोर्स होती है और नॉन टैक्सेस होते हैं सोर्स, और एक्सपेंडिचर डेवलपमेंट होते हैं, नॉन डेवलपमेंट होते हैं, आपने थोड़ा डिटेल में बताना है इसको। बजट डेफिसिट क्या है, पाकिस्तान का बजट हमेशा डेफिसिट होता है, मतलब इनकम कम होती है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा होते हैं जो गवर्नमेंट बनाती है ना बजट, तो बजट डेफिसिट के बारे में बताना है थोड़ा सा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन, पाकिस्तान की आबादी की खसूसियात बतानी है। ओवर पॉपुलेशन, पॉपुलेटेड कंट्री है, अनस्किल्ड लेबर है, ठीक है ना, इलिटरेसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कितने परसेंट लोग जो है वो गुर्बत की सतह के नीचे हैं, और ये सब चीज़ें आपने इसमें बतानी है। लिटरेसी रेट क्या है पाकिस्तान का। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन बेसिकली एग्रीकल्चरल सेक्टर का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, यानी सब्ज़ इनकलाब। सब्ज़ इनकलाब यही है कि आपने फॉरेस्ट प्रमोट करने हैं, आपने एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करना है। आपकी हार्डली 3 to 4% ही आपके पास फॉरेस्ट हैं पाकिस्तान में। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मतलब यही है कि आपने ग्रीनरी को कैसे प्रमोट कर, ग्रीनरी इन सेंस ऑफ फॉरेस्ट है, इन सेंस ऑफ क्रॉप्स है, एग्रीकल्चर है, ठीक है ना। पाक चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी पाकिस्तान चाइना की इक़्तिसादी राहदारी उर्दू में कहते हैं, सी पैक, ठीक है ना, तो सी पैक पे भी नोट आ सकता है।
एनर्जी क्राइसिस इन पाकिस्तान में आजकल लोड शेडिंग का बड़ा मसला चल रहा है। इससे पहले गैस का मसला भी जो ऑलरेडी चल रहा था अभी भी चल रहा है, गैस नहीं आती घरों में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एनर्जी क्राइसिस पाकिस्तान में बताने के कौन कौन से हैं, क्यों हैं, कैसे हल कर सकते हैं, शॉर्टली बताना है आपने। अब मैं आपको पेपर का करने का तरीका बताता हूँ। देखिए, अगर आपका एक सवाल 20 नंबर का होता है और एक सवाल में ए और बी 2 पोर्शन होते हैं, दोनों 10-10 नंबर के होते हैं। अगर आप एक पोर्शन सॉल्व करेंगे तो एक पोर्शन में आपने 10 हेडिंग्स, अगर 10 नंबर का है तो 5 हेडिंग डिफाइन करनी है मैक्सिमम। सपोज अगर इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम्स आ रही है, इंडस्ट्रीज़ की क्या प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन भी बताना है, और ये 20 नंबर का आता है तो 5 प्रॉब्लम्स बतानी है, 5 हेडिंग सोल्यूशन के लगा देना। और अगर ये 10 नंबर का आ गया तो 5 ही हेडिंग रखना, उसी के अंदर सोल्यूशन बताना। 3-4 लाइनों में प्रॉब्लम बता दी, 3-4 लाइनों में सोल्यूशन बता दिया। एक हेडिंग 2 नंबर की होती है, तो 10 नंबर का सवाल है तो 5 हेडिंग, और 20 नंबर का सवाल है तो 10 हेडिंग्स डिफाइन करनी है। एक हेडिंग 4 से 5 लाइनों की मैक्सिमम होनी चाहिए, या मैक्सिमम 6 लाइनों की, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। पेपर 3 घंटे का होता है, आपने माइंड 2.5 घंटे का बनाना है। एक सवाल आपने, इसका मतलब है आधे घंटे में करना है, और एक सवाल में 2 पार्ट होते हैं तो एक पार्ट आपने 15 मिनट में करना है। अगर आपका एक पार्ट 15 नंबर का है, दूसरा पार्ट 5 नंबर का है, ऐसा भी आ सकता है, तो 5 नंबर वाला सवाल 10 मिनट में करना है, और 15 नंबर वाला सवाल आपने 20 मिनट में करना है। करना आपने आधे घंटे में ये पूरा सवाल 20 नंबर का, ठीक है ना। तो 20 नंबर के अंदर जो पोर्शन होंगे तो वो आपने खुद ही टाइमिंग सेट करनी है। 2.5 घंटे का अगर आप माइंड बनाएंगे तो फ़ायदा ये होगा कि आखिरी का जो आधा घंटा होगा, बेसिकली आपको पेपर भी कभी लेट मिलता है, आप उसके लाइन्स ड्रॉ करते हैं, पेपर प्रेजेंटेशन में टाइम लग जाता है, तो पेपर में हेडिंग्स आप लगाएं ब्लू मार्कर से और ब्लैक कट मार्कर से इसको अंडरलाइन करें। ये अंडरलाइनिंग वाला काम आप एंड में करें जब आपका पेपर हो जाए, ताकि आप अंडरलाइनिंग आराम से कर सकें। और अगर टाइम नहीं मिला करने का तब भी मसला नहीं, पेपर पहले पूरा कर ले ताकि अंडरलाइनिंग के का जो टाइम है वो आपका पेपर करने में लग जाए, तो ज़्यादा बेहतर है। एक सवाल जब ख़त्म होता है तो दूसरा सवाल अगले पेज से शुरू होता है, यानी एक सवाल ख़त्म हुआ, ए और बी दोनों, ए ख़त्म हुआ तो बी उसी के नीचे से शुरू करेंगे, लेकिन अगर बी भी ख़त्म हो गया, अब आप अगला कोई सवाल अटैम्प्ट कर रहे हैं तब नेक्स्ट पेज से शुरू करेंगे। और इसके अलावा आपने अगर कोई पेज छोड़ना है, आप चाह रहे हो कि भाई ये पेज छोड़ के मैं नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करूँ, उस पेज पे आप पेंसिल से क्रॉस लगाएंगे सिंगल, ठीक है ना, बिल्कुल तिरछी क्रॉस लगाएंगे पेंसिल से सिंगल, और आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं, आपके नंबर नहीं कटेंगे। कभी भी एक सवाल का ए और दूसरे सवाल का बी नहीं करना है। अगर कभी ऐसा हो गया कि आपको सारे सवाल नहीं आते, पहले वो सवाल कर ले जो आते हैं, जो आसान सवाल है वो पहले करें, ए और बी करके जो आते हैं, आपको दोनों आते हैं। जो सपोज एक सवाल आपका ऐसा है जिससे आपके 4 सवाल पूरे हो गए, 5वां सवाल आपने वो चूज़ किया जिसमें आपको एक पार्ट आता है, और एक छठा सवाल वो जिसमें बी पार्ट आता है, फिर आप रिस्क ले लें, लेकिन वो सबसे एंड में करें, आप बीच में ना करें, वो सवाल शुरू में और बीच में करें, यानी जो आपको पूरे आते हैं, ठीक है ना। ये कुछ टिप्स थी। इसके अलावा हाउ टू सॉल्व थ्योरेटिकल पेपर्स, ये पूरी डिटेल में एक वीडियो में इस पर बना चुका हूँ। जितने भी थ्योरेटिकल पेपर्स हैं, बैंकिंग एंड फाइनेंस है, ईडीपी है, मैनेजमेंट है, कम्युनिकेशन है, ये हम कैसे करें सॉल्व थ्योरी के पेपर्स, इस पर अलग से वीडियो में बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से जाके उस वीडियो को देख सकते हैं और मज़ीद अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये आज की वीडियो आपको उम्मीद है पसंद आई होगी। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपने हमारी अकाउंटिंग के लेक्चर्स की वीडियो देखनी, इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। तमाम हमारे जितनी भी प्लेलिस्ट है, अकाउंटिंग की प्लेलिस्ट, बिजनेस कम्युनिकेशन की प्लेलिस्ट और व्लॉग्स की भी प्लेलिस्ट मौजूद है, जनरल नॉलेज की प्लेलिस्ट मौजूद है, सब डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।